नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भारत संसाधन एवं उपयोग इस पाठ के अंतर्गत जल संसाधन, इसमें बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों से हम लोगों को यह जानकारी मिलती है कि नदियों के ऊपर ईंट, पत्थरों तथा मिट्टी तथा मलबों से झीलों का निर्माण तथा जलाशयों के ऊपर तटबंधों का निर्माण किया जाता था। यानी कि नदियाँ होती थी, उनके ऊपर बांध बनाया जाता था, झीलों के ऊपर बना दिया जाता था, जलाशय के ऊपर या तालाब का भी निर्माण किया जाता था। और इनका निर्माण करने के बाद इनके पानी का उपयोग हम वर्ष भर किया करते थे। जैसे नदियों के ऊपर बांध का निर्माण करके हम बहुत सारे कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे सूखे के समय हम नदियों के पानी को एकत्र करके इससे सूखे की समस्या को कम कर सकते हैं। जैसे नहरों का निर्माण किया जाता है और नहरों के निर्माण से खेतों की सिंचाई किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इससे भूजल स्रोत को हम बढ़ा सकते हैं और इससे पीने वाले पानी की जो समस्या है इसको भी हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे नहरों के ऊपर बांध बनाते हैं और इससे जल विद्युत का भी निर्माण किया जा सकता है। जैसे बांध बनाने के बाद टरबाइन लगा करके उसके ऊपर बांध के पानी को गिराया जाता है, जिसके कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद नहरों का निर्माण करने के बाद हम नहरों के साथ साथ पोखरे तथा तालाबों का भी निर्माण कर सकते हैं और इनके अंतर्गत मछली पालन तथा बतख पालन कर सकते हैं, तथा जो भूजल स्रोत है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में जो पृथ्वी का भूजल भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जल संकट, तो जैसे जैसे पृथ्वी पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जल की मांग भी बढ़ती जा रही है। जैसे जल का जो वितरण है तो पृथ्वी पर असामान्य है, कहीं पे जल की मात्रा अधिक होती है और कहीं पे जो जल की मात्रा होती है वो कम होती है। तो जिन स्थानों पे जल की मात्रा कम होती है उन स्थानों पे बहुत ही संकट उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गर्मी के समय में हमारे दक्षिण भारत के लोगों के लिए जल की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है, जिससे वहाँ के लोगों में बहुत अधिक संकट का सामना करना पड़ जाता है। जैसे राजस्थान हो गया, उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ जो शहर हो जाते हैं। इसके बाद जल का दुरुपयोग, तो मनुष्य जो होता है वो जल का दुरुपयोग भी बहुत करता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग घरों में समरसेबुल लगा लिए हैं और वो अपनी गाड़ियों को धोने के लिए समरसेबुल चालू करके वो गाड़ियों को धोते हैं। अपने घर के आसपास के क्षेत्रों को समरसेबुल से वो क्या करते हैं, गीला करते हैं या धोते हैं। तो इससे क्या होता है, जल का बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग होता है। उसके बाद जल का अनाज के उत्पादन में भी बहुत ही अधिक उपयोग होता है। जैसे हम अनाज का उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें जल की बहुत अधिक उपयोग होता है। उद्योगों के लिए, जैसे मान के चलिए औद्योगिक कार्य के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। लोगों के लिए दैनिक जीवन में अपनी क्रियाओं को पूरा करने के लिए भी जल का अधिक उपयोग हो रहा है। तो दिन प्रतिदिन जो जल की मांग बढ़ती जा रही है। जैसे आज़ादी के समय सन 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी और 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गई। तो जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जल संकट भी उत्पन्न होते जा रहा है। उसके बाद जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, तो जैसे जल के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है या इसके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो जल का संरक्षण और प्रबंधन यदि हम नहीं करते हैं और इसका इसी प्रकार से दुरुपयोग करते हैं तो
एक समय ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवन और जीवों का जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा। इसलिए जल का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत तेजी से हमारे आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैलते जा रहा है, जिसके कारण नदियों का पानी दूषित हो जाता है और इसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे पहले का जो समय था तो उस समय लोग नदियों का पानी पीने के लिए उपयोग करते थे, भोजन बनाने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन आज के समय लोग नदियों का पानी नहाने के लिए भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नदी नहीं दिखाई देती हैं। प्रदूषण के कारण आज के समय में हमें वो एक नाले के रूप में दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी के अंदर एक विशिष्ट गुण पाया जाता है कि अपने अंदर जितनी भी गंदगी होती है उन सभी गंदगी को समाप्त कर देती है। यानी कि उसके अंदर के जो एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो सारी गंदगी को खा जाता है, नष्ट कर देता है, और उसका पानी हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहता है। उसके बावजूद भी आज गंगा का पानी दूषित है, क्योंकि उसमें हम बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैला देते हैं। जैसे नालियों का पानी, उसके बाद कारखानों से निकले हुई गंदगी, रासायनिक पदार्थ, या फिर उद्योग धंधा से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, चमड़ा उद्योगों का निकलने वाला गंदा पानी या गंदा जो अपशिष्ट पदार्थ है। तो इस प्रकार से ये प्रदूषण फैलते जा रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। जैसे हमारे देश के अंतर्गत सन 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का सरकार द्वारा गठन किया गया, और इसमें फिर संशोधन करके 2002 में इसको फिर से लागू भी कर दिया गया। लेकिन हमारे देश की नदियों में किसी भी प्रकार के प्रदूषण में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं आया। भूमिगत जल का पुनः पूर्ति, तो जैसे जैसे हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने जल संकट को दूर करने के लिए उन्होंने जल मिशन के तहत उन्होंने ये किया कि हमें भूमिगत जल की पूर्ति पे बल दिया जाना चाहिए। जैसे कि वर्षा का जो पानी है उस पानी को हम बहने देते हैं, वो नाले में जाता है, नाले से वो नदियों में जाता है, और नदियों से वो समुद्र में होकर के बर्बाद हो जाता है। तो वर्षा के जल को हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पोखरे तालाबों का निर्माण करके उसमें एकत्रित करके भूजल को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हम खेतों के लिए उपयोग कर सकते हैं, शहरों में उद्योग के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्षा जल का संचय और पुनः चक्रण के माध्यम से भी हम इसको अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में उपयोग कर सकते हैं। जल संभर प्रबंधन, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग करके, जैसे जल का जो प्रभाव है या जल जमाव, इसका उपयोग करके हम उद्यानों का विकास कर सकते हैं। कृषि वन की जल कृषि के माध्यम से कृषि के उत्पाद को बढ़ाया जा सकता है, और इसके पुनः चक्रण करके पेयजल की भी व्यवस्था की जा सकती है। तकनीकी विकास, उसके बाद हम तकनीकी विकास के माध्यम से भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उपक्रम होते हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे की सिंचाई और सीढ़ीनुमा खेती के माध्यम से भी हम तकनीकी विकास द्वारा जल का उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में वर्षा जल संग्रह, तो हमारे देश के अंतर्गत बारिश अधिक होती है, और हम इस बारिश के पानी को भी तालाबों, पोखरों द्वारा एकत्रित करके भूजल को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।